सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। इसके साथ ही पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 12, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 13 को कवर करेंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाके मेरा टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, डॉक्ट्राइन को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम आर्टिकल 13 को थोड़ा सा समझ लें कि आर्टिकल 13 बेसिकली क्या कहता है। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 मेनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले के जो लॉज थे, अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो वॉइड हो जाएंगे। और जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 है, वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है कि जब हमारा संविधान आ गया है तो उसके बाद जो है स्टेट कोई भी ऐसे लॉस नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिसरिस्पेक्ट करे, मतलब फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो। तो जो क्लॉज 1 है वो पहले के लॉस की बात करता है। जब हमारा संविधान आया था तो उसके पहले के जो लॉस थे, अगर उनमें से कोई भी लॉस फंडामेंटल राइट्स की डिसरिस्पेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स से कंसिस्टेंट नहीं है, तो उनको वॉइड कर दिया जाएगा। और क्लॉज 2 ये कहता है कि अब जब हमारा संविधान आ गया है तो इसके बाद से लेके स्टेट कोई भी ऐसे लॉ नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो, और अगर वो ऐसा बनाती है तो वो लॉज भी वॉइड हो जाएंगे। अब क्लॉज 3 बात करता है लॉ को, जो लॉ की हमने अभी बात की कि स्टेट कोई भी ऐसे लॉज नहीं बनाएगी और जो पहले के लॉज थे वो वॉइड हो जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। तो जो लॉ की बात की, तो वो लॉ क्या है, वो लॉ डिफाइन करता है हमारा क्लॉज 3 कि लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम और यूजेस, ये सारे जो हैं ये लॉ के अंडर माने जाएंगे कि हम इन चीज़ों को हम लॉ कह सकते हैं। इसके बाद जो क्लॉज 4 है, ये पहले से हमारे आर्टिकल 13 में नहीं था, इसको ऐड किया गया था 24th अमेंडमेंट से। और ये बेसिकली ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, आपको याद रखना है। इसके साथ ये भी याद रखना है कि कब ऐड किया गया था। तो आप नोट कर लेना कि 24th अमेंडमेंट से आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया था, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के अंडर कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसको आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जा सकता, भले ही वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो, लेकिन उसको आर्टिकल 13 के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे केसेस भी आए हैं जिनको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इसका ओवरव्यू समझ सकते हो, क्योंकि आज के वीडियो में हमको सिर्फ डॉक्ट्राइन डिस्कस करने हैं। तो देखो, ये तो हमें पता चल गया कि वो सारे लॉ जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको वॉइड कर दिया जाएगा। मतलब जो पहले के लॉस है, संविधान आने के पहले के जो लॉ है और संविधान आने के बाद भी स्टेट कोई भी ऐसे लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर वो बनाती है तो उनको भी वॉइड किया जाएगा। लेकिन वो होगा कैसे, ये हमें कौन बताएगा? ये देखने के लिए कि फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है वो लॉ या नहीं है, ये देखने का कुछ तो क्राइटेरिया होगा। क्योंकि हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि जो ये लॉ है, जो पहले के जो लॉस है या स्टेट जो अभी लॉ बना रही है, ये फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट है या नहीं? तो इसी को देखने के लिए जो हम है दो डॉक्ट्राइन अप्लाई करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। और यही दो डॉक्ट्राइन हमें बताते हैं कि कौन से लॉ फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट है और कौन से लॉ फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं है। तो और ये दो डॉक्ट्राइन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी मेनली ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ है जिसका कोई पार्ट फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो हम केवल उस पार्ट को हटा देंगे, ना कि पूरे लॉ को हटा देंगे, हम सिर्फ उस पार्ट को हटाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई एक प्रोविजन फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो हम सिर्फ उस प्रोविजन को हटाएंगे, ना कि पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हटाएंगे। और ये हम करेंगे कैसे? ये करेंगे हम एक फिल्टर का यूज़ करके, और यही हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखो, आपको एक फिल्टर यूज़ करना है और उस फिल्टर में आपको वो लॉ को डालना है। जो पूरा लॉ है आप उस फिल्टर में डालोगे तो उस लॉ के वो सारे पार्ट जो उस फिल्टर से निकल जाएंगे वो हो जाएंगे फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट, वो वैलिड रहेंगे। और उस लॉ के वो सारे पार्ट जो उस फिल्टर में फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, वो हो जाएंगे वॉइड, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। तो सिर्फ इतना सा ही प्रोविजन है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का। मतलब सिंपली आपको एक फिल्टर का यूज़ करना है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करते हुए, तो उस फिल्टर से जो लॉ के जो पार्ट्स निकल जाएंगे वो वैलिड हो जाएंगे, और वो सारे पार्ट्स जो उसमें फंस जाएंगे वो हो जाएंगे वॉइड, जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो उनको हम वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। इसको हम एक केस के थ्रू समझते हैं। एक केस है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें एक एक्ट था, प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट को चैलेंज किया गया था। प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट का सेक्शन 14 जो था वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट था, फंडामेंटल राइट्स की डिसरिस्पेक्ट करता था, तो वो पूरा एक्ट नहीं हटाया गया था, सिर्फ सेक्शन 14 को रिमूव
कर दिया गया था कि ये अगर ये जो एक्ट है सेक्शन 14 है, ये फंडामेंटल राइट्स की डिसरिस्पेक्ट करता है तो हम सिर्फ उसको रिमूव कर देंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज़ करते हुए यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 14 को रिमूव किया गया था, पूरे प्रिवेंटिव एक्ट को रिमूव नहीं किया गया था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, जिसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 13 क्लॉज बी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि ये आर्टिकल 19 को, हमारे संविधान के आर्टिकल 19 को वायलेट करता था, जो कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इससे हम सिंपली समझ सकते हैं कि वो सारे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, उतने पार्ट को ही हम केवल हटा देंगे, पूरा लॉ नहीं हटाएंगे, सिर्फ लॉ का जो पार्ट जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है उसको हटा दिया जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का अप्लाई करते हुए। तो दूसरा जो डॉक्ट्राइन है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का। अब एक्लिप्स से तो आप नाम से समझ गए होंगे, एक्लिप्स का मतलब होता है हाइड कर लेना या छुपा लेना, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज़ करते हुए हमने जो फिल्टर का यूज़ किया था, तो उसमें वो लॉ के वो पार्ट्स जो वैलिड थे, जो उससे निकल गए थे वो वैलिड हो गए थे, लेकिन जो उसमें रह गए थे वो वॉइड थे। तो वॉइड का मतलब ये थोड़ी कि उसको हम पूरे तरीके से रिमूव कर देंगे, उनका कोई यूज़ नहीं होगा, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, उनका कुछ तो होगा, कुछ तो हम उनका करेंगे। तो वहाँ पर यूज़ होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज़ करते हुए वो सारे लॉज जो हमने वॉइड कर दिए थे, मतलब जो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं थे, वो एक्लिप्स हो जाते हैं, वो छुप जाते हैं, जब तक कि वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं हो जाते, मतलब पूरी तरीके से उनका प्रभाव खत्म नहीं हो जाता, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। हम मान सकते हैं वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं, टेम्पररी सस्पेंड हो जाते हैं वो, जब तक कि वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं हो जाते। इसको हम एक केस के थ्रू समझते हैं, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 13 के लिए और बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इसी केस के थ्रू आया था। तो इस केस में हुआ क्या था, इस केस में बेरार मोटर व्हीकल एक्ट को चैलेंज किया गया था, क्योंकि इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस जो हैं वो आर्टिकल 19 को वायलेट करते थे संविधान आने के बाद। तो वो सारे प्रोविजन जो आर्टिकल 19 को वायलेट करते थे वो फंडामेंटल राइट्स के द्वारा एक्लिप्स कर लिए गए थे, मतलब उनको छुपा लिया गया था, हाइड कर लिया गया था, और कुछ टाइम के लिए वो इनऑपरेटिव हो गए थे। इसके बाद जब आर्टिकल 19 में ही कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स हुए, तो वो सारे प्रोविजन जो हाइड किए गए थे, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते थे, वो फंडामेंटल राइट्स से कंसिस्टेंट हो गए थे, तो उसको वापस से एक्टिव कर दिया गया था। और इसी तरीके से वर्क करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, मतलब वो सारे लॉ जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं उनको हाइड कर लिया जाता है, और वो तब तक इनऑपरेटिव रहते हैं जब तक वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट नहीं हो जाते। और जैसे ही किसी अमेंडमेंट के थ्रू वो फंडामेंटल राइट से कंसिस्टेंट हो जाए तो वापस से एक्टिव हो जाते हैं। तो आई होप कि आज के वीडियो के थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। और इसके साथ ही अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके नोट्स भी ले सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।